नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरे यानी मार्को के साथ। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक मोड़ पर आकर थक जाते हैं। एक ऐसी थकान जो सिर्फ भौतिक नहीं होती बल्कि मानसिक होती है। जब शहर का शोर हमारे अंदर के सन्नाटे से ज्यादा असहनीय गर्मी उत्पन्न होती है, जब हर सुबह एक बोझ लगती है और हर रात अधूरी, तब हम भागते हैं शांति की तलाश में, किसी ऐसी जगह जहां कोई हमें न जानता हो, जहां उम्मीदों का बोझ न हो, जहां हम सिर्फ सांस ले सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहों की खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती, वो एक भारीपन होती है। एक ऐसा सन्नाटा जो अपने अंदर दशकों पुरानी चीखों, अनकहे दर्द और अधूरे इंतजार को समेटे हुए होता है। क्या हो अगर आपका सुकून ही आपकी सबसे बड़ी दहशत बन जाए? क्या हो अगर जिस शांति की तलाश में आप गए हों, वहां कोई और या कुछ और पहले से ही आपका इंतजार कर रहा हो? आज की कहानी एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है जिसका नाम था समीर। समीर अपनी नौकरी के दबाव से टूट चुका था और कुछ दिनों के लिए एक छोटे शांत हिल स्टेशन पर चला गया था। उसने सोचा था कि वहां उसे मानसिक शांति मिलेगी, पर उसे क्या पता था कि जिस होटल के कमरे में वो ठहरने वाला है, वो कमरा सालों से किसी और का घर था। यह कहानी समीर के मिले एक लैपटॉप और उसके लिखे हुए ब्लॉग पोस्ट्स के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है, जो उसने कभी पब्लिश नहीं किए। तो चलिए दरवाजा खटखटाते हैं उस खौफनाक रात का और सुनते हैं समीर की अनकही दास्तां। मेरा नाम समीर है, उम्र 28 साल, पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या जैसा मेरे दोस्त मजाक में कहते हैं, डिजिटल मजदूर। पिछले 6 महीनों से मैं प्रोजेक्ट फीनिक्स पर दिन रात काम कर रहा था। क्लाइंट की डेडलाइन, मैनेजर का प्रेशर और कोर्ट में आते अनगिनत बग्स, मेरी दुनिया 24 इंच की स्क्रीन में सिमट गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, लगातार सिरदर्द और चिड़चिड़ापन। मेरी जिंदगी बस इन्हीं चीजों के आसपास रह गई थी। पिछले हफ्ते एक जरूरी मीटिंग के दौरान मैं इतना ब्लैंक हो गया कि क्लाइंट के आसान से सवाल का जवाब तक नहीं दे पाया। मेरे मैनेजर मिस्टर शर्मा एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और 1 हफ्ते की छुट्टी लेने की सलाह दी। कहा, समीर, तुम्हारी आंखों में देखो, तुम खोए हुए लगते हो। ये प्रोजेक्ट तुम्हारी जान ले लेगा। कहीं घूम आओ वरना तुम पागल हो जाओगे। शायद वो सही थे। मैंने उसी रात इंटरनेट पर बहुत खोजा। मनाली, शिमला, सब जगह भीड़। मुझे भीड़ से दूर जाना था और तब मुझे दिखी एक जगह, देवगढ़। एक छोटा सा हिल स्टेशन जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, और यही मुझे चाहिए था, शांति। मैंने वहां एक पुराना विंटेज होटल बुक किया जिसका नाम था होटल ग्रैंड व्यू। तस्वीरें बहुत सुंदर थीं। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत पत्थर और लकड़ी का बना होटल। अगली सुबह मैं निकल पड़ा। शहर से निकलते हुए मुझे पहली बार महीनों में थोड़ी आज़ादी महसूस हुई। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगी, मोबाइल के सिग्नल बार कम होते गए। एक पॉइंट पर आकर सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। नो सर्विस। एक पल के लिए घबराहट हुई, फिर सुकून मिला। दुनिया से पूरी तरह कट जाना, शायद इसी की मुझे जरूरत थी। जब मैं देवगढ़ पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए मेरी गाड़ी शहर के शोर को बहुत पीछे छोड़ आई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और देवदार के पेड़ों की भीगी भीगी महक थी। होटल वाकई पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, ब्रिटिश काल की वास्तुकला। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। काउंटर पर धूल की एक हल्की परत जमी थी और हवा में कपूर और पुरानी लकड़ी की गंध थी। एक पुराना दादाजी वाला क्लॉक दीवार पर लटका था जिसकी सुइयां 7:30 पर रुकी हुई थीं। मैंने अपना नाम बताया तो उसने चश्मे के ऊपर से मुझे घूर कर देखा, फिर एक भारी से रजिस्टर में मेरा नाम ढूंढा। उसने एक चाबी मेरे हाथ में थमा दी। चाबी भारी, पीतल की थी, जिसके टैग पर खुरच कर लिखा था 303। उसने धीरे से कहा, 3री मंजिल, आखिर वाला कमरा। उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट थी, एक अजीब सा ठहराव जिसे मैंने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। बेटा, कोई जरूरत हो तो फोन से 9 नंबर दबा देना। काउंटर पर रखा फोन भी किसी म्यूजियम का लगता था। मैं पुराना लकड़ी का जीना चढ़कर 3री मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर लंबा और खाली था। मेरे कदमों की आहट खामोशी में गूंज रही थी। दीवारों पर पुरानी धुंधली पेंटिंग्स लगी थीं,
जिनमें लोग मुझे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। कमरा नंबर 303 बिल्कुल आखिर में था, एक अंधेरे कोने में। मैंने चाबी लगाई। ताला झंखाया हुआ लग रहा था। दरवाज़ा एक धीमी चरमराती आवाज़ के साथ खुला। कमरा उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा और खाली था। इतनी जगह कि हर कोने में परछाइयाँ अपना घर बना सकती थीं। एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। कमरे में एक पुराना नक्काशीदार बिस्तर, एक स्टडी टेबल और एक भारी भरकम अलमारी थी। सब कुछ ठीक था, पर कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों से बंद पड़े किसी संदूक से आती है। सीलन, पुरानी लकड़ी और सूखे हुए फूलों की मिलीजुली महक। मैंने खिड़की खोल दी और अपना सामान रखकर बिस्तर पर लेट गया। मैं बहुत थक गया था और जल्द ही मुझे नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली, किसी के रोने की आवाज़ से। एक औरत की सिसकियों की आवाज़ इतनी धीमी और दबी हुई थी कि पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है या शायद हवा की आवाज़ है जो खिड़की के शीशे से टकरा रही है। मैं उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। नहीं, ये हवा नहीं थी, ये सच में किसी के रोने की आवाज़ थी, और वो मेरे कमरे के अंदर से ही आ रही थी। SFX, धीमी सिसकियों की आवाज़ जो बहुत पास से आ रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था, आवाज़ बंद हो गई थी। सन्नाटा, पर यह वो सुकून देने वाला सन्नाटा नहीं था, ये एक भारी डरावना सन्नाटा था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली, बाथरूम चेक किया, अलमारी खोलकर देखी, कहीं कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं कोई सपना देख रहा था। थकान की वजह से ऐसा हो जाता है। मैं वापस आकर लेट गया, पर अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। उस रात मैं सो नहीं पाया, बस करवटें बदलता रहा और हर आहट पर चौंकता रहा। अगली सुबह मैं देर से उठा। रात वाली बात को मैंने एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की। मैं बाहर घूमने गया। देवगढ़ एक खूबसूरत शांत जगह थी। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा। दुकानदार एक बुजुर्ग आदमी था। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि यहाँ घूमने के लिए और क्या क्या है। उसने मुझसे पूछा, बाबूजी, शहर में नए लगते हो, कहाँ ठहरे हो? मैंने कहा, होटल ग्रैंड व्यू में। यह सुनते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई और फिर बुझ गई। अच्छा, ग्रैंड व्यू में पुराना होटल है, बहुत कहानियां हैं उस होटल की। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसी कहानियां? उसने बात बदलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बाबूजी, पुरानी बातें हैं। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी अपनी जगह नहीं छोड़ती। आप कौन से कमरे में ठहरे हैं? 303, मैंने जवाब दिया। यह सुनकर उसने चाय का गिलास मेरे हाथ में थमाते हुए धीरे से कहा, ध्यान रखना अपना बाबूजी, और रात में कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। उसका व्यवहार अजीब था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो। उसकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही। शाम को जब मैं होटल लौटा तो मैंने रिसेप्शन वाले बूढ़े आदमी से बात करने की सोची। मैंने उससे पूछा, अंकल, इस होटल में कोई और भी ठहरा है क्या, मेरे आसपास के कमरों में? उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, नहीं बेटा, इस फ्लोर पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, टूरिस्ट का सीज़न नहीं है ना। उसका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर रात में वो आवाज़ किसकी थी? मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपने कमरे में चला आया। उस शाम मैंने फैसला किया कि मैं जल्दी सो जाऊंगा। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया, खिड़की भी बंद कर दी और लाइट बंद करके लेट गया। आधी रात को फिर से वही हुआ। इस बार सिसकियों की आवाज़ ज़्यादा साफ और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिस्तर के नीचे मुंह छिपाकर रो रहा हो। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस आंखें बंद करके पड़ा रहा। SFX, सिसकियाँ तेज़ और साफ सुनाई देती हैं, साथ में बिस्तर के नीचे से आने का एहसास। सिसकियाँ धीरे धीरे बंद हुईं और फिर मुझे अपने बिस्तर पर एक वजन महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे बगल में आकर बहुत धीरे से बैठ गया हो। गद्दे का वो हिस्सा दब गया था। कमरे में बर्फ जैसी ठंडक भर गई थी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। कमरे में खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में मैंने जो देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरे बगल में एक परछाई बैठी थी, एक औरत की परछाई। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने एक पुरानी मैली सी सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। वो हिच हिच कर रो रही थी
और उसके कांपते हुए कंधों को मैं साफ देख सकता था। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। उसके बाल उसके चेहरे से हटे और मैंने देखा कि उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे थे, जिनसे आंसू की जगह खून की बूंदें टपक रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो चीखना चाहती हो, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाने लगी। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और सूखी हुई थीं। उसके नाखून लंबे और काले थे। जैसे ही उसकी बर्फीली उंगलियां मेरे हाथ को छूने वाली थीं, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जोर से चीखते हुए बिस्तर से कूद पड़ा। मैंने लाइट जलाई और वो गायब थी। बिस्तर पर कोई नहीं था, पर गद्दे का वो हिस्सा अब भी दबा हुआ था और चादर पर खून के दो ताज़ा धब्बे थे। मैं उस रात उस कमरे में एक पल भी नहीं रुका। मैं नंगे पांव भागता हुआ नीचे रिसेप्शन पर गया। वो बूढ़ा आदमी वहीं सो रहा था। मैंने उसे हिलाकर जगाया और कांपती हुई आवाज में सब कुछ बताया। मेरी हालत देखकर वो समझ गया। उसके चेहरे पर डर और अफसोस के भाव थे। उसने एक गहरी सांस ली और जो कहानी मुझे सुनाई, उसने मेरी रूह कंपा दी। बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें वो कमरा देना ही नहीं चाहिए था, पर होटल महीनों से खाली पड़ा है। मैंने सोचा शायद कुछ नहीं होगा। आज से लगभग 50 साल पहले देवगढ़ ऐसा नहीं था। यहाँ जमींदारों का राज था। उन्हीं में से एक थे जमींदार हरनाम सिंह। उनकी एक ही बेटी थी, आनंदी। कहते हैं पूरे इलाके में उसके जैसी सुंदर कोई नहीं था, पर जितनी वो सुंदर थी उतनी ही दुखी। उसके पिता बहुत कठोर थे। आनंदी को एक लड़के से प्यार हो गया था। उसका नाम था रोहन। वो एक गरीब कवि था जो हमारे ही होटल में छोटे मोटे काम करता था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, पर हरनाम सिंह को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने आनंदी की शादी एक बड़े अमीर घर में तय कर दी। आनंदी ने शादी से एक दिन पहले रोहन के साथ भागने का फैसला किया। वो दोनों भागकर इसी होटल में आ गए, इसी कमरे में, कमरा नंबर 303 में। उन्होंने सोचा था कि वो सुबह होते ही शहर छोड़कर चले जाएंगे, पर जमींदार के आदमियों ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और रोहन को बाहर खींच लिया। उसे बहुत मारा, इतना मारा कि उसकी वहीं उसी कॉरिडोर में मौत हो गई। आनंदी ये सब अपनी आंखों से देखती रही। जब उसके घर वाले उसे जबरदस्ती ले जाने लगे तो उसने खुद को छुड़ाया और इसी कमरे की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा इसी कमरे में भटकती है। वो आज भी अपने रोहन का इंतजार कर रही है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपना दुखड़ा रोती है। कई लोगों ने उसे देखा है, उसकी सिसकियां सुनी हैं। इसीलिए अब हम वो कमरा किसी को नहीं देते। पर मुझे लगा था कि शायद सालों बाद अब सब शांत हो गया होगा, पर मैं गलत था। उसकी कहानी सुनकर मैं सुन्न हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैनेजर ने मुझे दूसरे कमरे की चाबी दी, पर उस होटल में रुकने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने अपना सामान भी कमरे से लाने की हिम्मत नहीं की। मेरा लैपटॉप, मेरे कपड़े, सब कुछ मैंने वहीं छोड़ दिया। मैं उसी वक्त रात के 3 बजे उस होटल से निकल गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस शहर की तरफ चल पड़ा। पूरी रात मैं बस गाड़ी चलाता रहा। मेरे कानों में अब भी उसकी सिसकियां गूंज रही थीं और मेरी आंखों के सामने उसका वो बिना आंखों वाला चेहरा घूम रहा था। आज इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। मैं वापस अपने शहर, अपने घर आ गया हूं। मैंने एक नया लैपटॉप खरीद लिया है। मैं ऑफिस जाने लगा हूं। मैंने सबको दिखाने की कोशिश की है कि मैं ठीक हूं, पर मैं ठीक नहीं हूं। वो मेरे साथ आई है। जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे अब भी सिसकियों की आवाज आती है, बहुत धीमी, पर वो होती है। जब मैं आईने में देखता हूं तो कुछ पलों के लिए मुझे अपनी परछाई के पीछे एक और धुंधली परछाई दिखाई देती है, एक सफेद साड़ी वाली परछाई। कल रात मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक मेरा स्क्रीन ब्लिंक हुआ और स्क्रीन पर कुछ शब्द टाइप होने लगे। अपने आप, तुम उसे कहाँ छोड़ आए? मैं जानता हूं वो क्या पूछ रही है। वो अपने प्रेमी के बारे में पूछ रही है। उसे लगता है कि मैं जानता हूं वो कहाँ है। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं।
मुझे लगता है मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूं, या शायद वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है, उसी वीरान दुनिया में जहां वो 50 सालों से अकेले है। अचानक बंद हो जाता है, जैसे रिकॉर्डिंग कट गई हो। स्क्रीन पर सिर्फ एक कर्सर ब्लिंक करता रहता है। समीर की यह आखिरी ब्लॉग एंट्री थी। इसके बाद उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। कुछ हफ्तों बाद उसकी गाड़ी देवगढ़ जाने वाले उसी हाईवे पर एक खाई में मिली। गाड़ी में कोई नहीं था। समीर का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। क्या आनंदी की आत्मा सच में समीर के साथ शहर आ गई थी, या फिर उस खौफनाक अनुभव ने समीर के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, पर एक बात तो तय है, कुछ जगहें, कुछ कमरे अपने अंदर ऐसे राज और दर्द दफन किए होते हैं जिन्हें न छेड़ना ही बेहतर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी हॉरर कहानी मिस न करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुनी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान जगहों पर ठहरने से पहले 100 बार सोचें। शुभ रात्रि।